हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि वर्क का जो जितना भी एमसीक्यूज है, यानी कार्य चैप्टर का जितना भी एमसीक्यू है, उसको बताने से पहले कुछ हम बेसिक बताएंगे। तो आइए कुछ बेसिक को समझते हैं, उसके बाद जो है हम लोग कार्य का जितना भी अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, जितना भी अपना ऑब्जेक्टिव होगा, वो हम लोग समझेंगे। देखिए, बेसिकली इस चैप्टर का नाम है वर्क पावर एनर्जी। तो कार्य को समझेंगे तो वर्क पावर एनर्जी हम लोग समझ जाएंगे। पहले हम लोग वर्क को समझेंगे, वर्क क्या है, कैसे वो काम करता है, क्या क्या चीज इसमें इंपॉर्टेंस है। उसके बाद एनर्जी वगैरह का जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके बाद, तब हम बताएंगे। पहले कार्य का बेसिक समझते हैं, फिर उसका जो भी है हम लोग समझते फंडामेंटल। ये इंपॉर्टेंट है बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जेएनएम और झारखंड पॉलिटेक्निक, या फिर किसी और स्टेट का आप तैयारी करो तो सभी के लिए यूजफुल है ये सेशन। तो ध्यान से देखना क्या क्या हम बता रहे हैं, ये चीजों को पॉइंट आउट करना है। और अगर आप एक बार समझ गए तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखिए, इससे एक दो क्वेश्चन पूछता है, तो कम से कम आप पूरा थ्योरी को समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए, कार्य का सबसे जो फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक फॉर्मूला है, बस ये एक फॉर्मूला में सारा खेल खत्म है। एफ एस इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ पे एफ क्या है, फोर्स है, और एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। देखिए दोस्तों, दूरी और विस्थापन में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। मैं आपको पहले दूरी और विस्थापन क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। देखिए, मान लीजिए ये बिंदु है, इस बिंदु से आप ऐसे करके चल के कहीं भी गए और यहां तक आप पहुंचे, ठीक है ना। तो इस केस में विस्थापन अलग होता है और आपका दूरी अलग होता है। ऑब्वियसली आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट अलग होगा और जो है डिस्टेंस अलग होगा। यानी यहां से लेके ये जो ट्रेवल किया इतना दूर एक पाथ में, ये हमारा डिस्टेंस होता है। लेकिन भैया, जो दो बिंदु, मतलब ये इनिशियल बिंदु है और ये घूम फिर के यहाँ के फाइनल बिंदु है, जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मीट करता है, यानी कि जो सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये जो है, ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से देख सकते हैं, ये ए और बी। तो ये ए बी जो है हमारा, ये विस्थापन हो जाएगा, है ना। विस्थापन, यही विस्थापन होता है, शॉर्टेस्ट दूरी, ठीक है ना। विस्थापन का मान ए बी हो गया, ठीक है। विस्थापन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट इंग्लिश वाले। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, ऐसा घूम के फिर यहाँ पे घूम के अगर यही पॉइंट पे आ जाता है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऑब्वियसली जीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कुछ हो ही नहीं रहा है, घूम फिर के एक ही जगह आ रहा है। इसी प्रकार इस सर्कल को देखिए, अगर इस पॉइंट से अगर स्टार्ट किया कोई बंदा चलना और घूमते 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 फिर इसी पॉइंट पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा शून्य होगा, यानी कि जीरो होगा डिस्प्लेसमेंट। तो उस केस में फिर ये वर्क भी जीरो हो जाएगा। सब कुछ समझते हैं। तो यहाँ पे आपने डिस्प्लेसमेंट विस्थापन समझ के आए हो, आपने अच्छी तरह से विस्थापन चीजों को समझा होगा, दूरी क्या होता है समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब समझाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए एफ एस कॉस थीटा। तो देखिए वर्क हम लोग दैनिक में, देखिए मैं लिख रहा हूँ, काम ही कर रहा हूँ, है ना। दैनिक लाइफ में हम लोग बोलते देखिए को अभी हम लिखे तो काम किए ना भाई, यानी वर्क ही किए, कार्य कर रहा हूँ ना। मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो एक कार्य ही कर रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं। तो ये तो बेसिक टर्म है जो हम लोग अपने दैनिक लाइफ में उपयोग में लाते हैं, कि हम खा रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम कुछ ना कुछ काम कर ही रहे हैं। लेकिन फिजिक्स में अलग चीज होता है। फिजिक्स में क्या होता है, कोई एक वस्तु है, मान लीजिए ये फुटबॉल है, आप फुटबॉल को यहाँ पे किक लगाए, किक लगा के ये फुटबॉल उड़ के फिर यहाँ पे आ गया। तो देखिए यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी वस्तु पहले यहाँ था, जब इसको फोर्स लगाए तो वस्तु यहाँ आ गया, यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो कार्य के लिए जो सबसे दो चीज जरूरी होता है, एक हमारा फोर्स जरूरी होता है और दूसरा हमारा डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। ये दो चीज अगर हुआ है तो ऑब्वियसली कार्य हुआ है फिजिक्स के टर्म में। तो यहाँ पे देखिए, जब वस्तु के यहाँ से हम इधर किक लगाते हैं, ये बॉल है, मान लीजिए ये बॉल है या कोई भी बॉल होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप हाथ से ही बॉल को क्यों ना फेंको, अगर वस्तु जा रहा है तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कार्य हो रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि ये जो कार्य है वो कार्य है, यानी बल, और इसको तो बल कहेंगे, यानी बल और अपना जो है डिस्टेंस माने डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों का गुणनफल होता है। तो कार्य का डिफिनेशन अगर लिखना चाहे, एक ही देखिए, फोर्स इसी दिशा में लगा रहे हैं तो फोर्स बॉल भी उसी दिशा में जा रहा है, यानी सेम डायरेक्शन में बॉल जा रहा है, ठीक है ना। यानी कि जिस दिशा में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उसी दिशा में बॉल जा रहा है। तो अब इसलिए देखिए, जिस दिशा में बॉल को फोर्स लगा रहे हैं उसी दिशा में जा रहा है तो पॉजिटिव वर्क होगा, और जिस दिशा में मार रहे हैं अगर बॉल उसके अपोजिट आता है तो वो नेगेटिव होता है। आप बोलोगे सर नेगेटिव कब होगा, कैसे होगा। तो देखो, जब हम लोग फ्रिक्शन का केस लेते हैं, यानी कि घर्षण का केस लेते हैं, तो जैसे बल लगाते हैं, कोई वस्तु है यहाँ पे रखा गया, इसको हम फोर्स लगाए तो ये फिर वापस की ओर आएगा, तो इस समय जो है नेगेटिव कार्य हो जाता है, यानी कार्य वर्क जो है नेगेटिव हो जाता है। तो ये सब हम लोग बेसिक चीजें समझ रहे हैं, कुछ ये सब खास नहीं है।
तो एक फॉर्मूला याद रखना है, एफ एस इक्वल टू कॉस थीटा, बस हो जाएगा। इसको कैसे हम लोग कर रहे हैं, देखिए ये मान लीजिए कोई बॉडी है, ये एक बॉडी है, मान लीजिए सपोज कि ये एक बॉडी है। अब इसको हम मेन चीज समझा रहे हैं, अभी तक तो डेमो दिए आपको। अब यहां से ये बॉडी है, तो मान लीजिए मेरे बगल में एक मतलब बड़ा सा बोझ रखा हुआ है, उसको मैंने रस्सी बांधा और रस्सी अपने कंधा में लिया और कंधा में लेकर हम चलते गए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हम रस्सी लगाई और कंधे में लगा के हम चलते गए, ठीक है ना, चलते गए। तो वो एक एंगल पे आ रहा है, जिससे मान लीजिए यहाँ पे कोई बंदा है, इसको रस्सी में खींच रहा है, देखिए यहाँ से इसको खींच रहा है इस प्रकार, है ना। तो एक एंगल पे बन रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट वस्तु का इधर हो रहा है। जब हम किसी वस्तु को ऐसे करके कोई एग्जांपल ले रहे तो मैं दिखाता आपको। मान लीजिए, छोड़िए ऐसे समझिए, कोई एक वस्तु को हम आप लोग किए होंगे रस्सी से, जैसे रस्सी से किसी को बांध लिए नीचे और रस्सी लगा के खींचते हैं किसी को, तो वो एक रस्सी एंगल होता है, क्योंकि जमीन से एंगल बनाता है। वही देखिए एक एंगल बना रहा है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स है। तो फोर्स को इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो वस्तु भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसी डायरेक्शन में वस्तु मूव कर रहा है। तो पहले वस्तु यहाँ था, अब खींच लिया तो वस्तु यहाँ आ गया। अब वस्तु यहाँ आ गया तो वस्तु का डिस्प्लेसमेंट, कितना वस्तु ने चला है, मान लीजिए कितना वस्तु ने चला है, तो पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, तो यही तो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट हो गया। यानी वस्तु पहले यहाँ था, वो डिस्प्लेस होकर यहाँ हो गया। और किस एंगल पे बना रहा है, थीटा एंगल। तो थीटा एंगल किन किन के बीच से, ये फोर्स और ये डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, देखिए इसको दूरी नहीं कहेंगे, इसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। तो ये विस्थापन और फोर्स के बीच जो बना एंगल वो थीटा है। तो इसी को हम लोग जब कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, ये आपको हायर में पढ़ाई होता है, लेकिन आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना काफी है, इनफ है, ठीक है। तो ये एफ एस कॉस थीटा आपका ये फॉर्मूला वर्क का होता है जब सरल रेखा में कोई वस्तु जाती है या फिर कोई इंक्लाइंड वे में जाती है, ठीक उस समय। तो देखिए ये दोनों के बीच जो है हम लोग का कॉस थीटा आ गया। अब कार्य कब शून्य होगा, कार्य कब शून्य होगा, ये कंडीशन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए जब आप कोई वृत्तीय पथ पे घूम रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूं, उसके बाद चीज को क्लियर करता हूं। देखिए थीटा का मान अगर मैं बोलता हूं, थीटा का मान अगर 90 डिग्री रखूं और थीटा का मान अगर 0 रखूं तो क्या होगा। देखिए थीटा का अगर यहाँ पे मान रखूं मैं 90, तो देखिए ये मैक्स, ये 0 हो जाएगा। वर्क हमारा क्या हो जाएगा इस केस में, ये वर्क हमारा 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं भैया cos 90 थीटा का मान क्या होता है, 0 होता है। जिस वजह से ये पूरा टर्म 0 हो जा रहा है, इसलिए वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस केस में अगर cos थीटा का मान अगर 0 रखते हैं तो cos थीटा 0 का मान कितना, तो 1, तो 1 रखेंगे तो गुना फिर करके रह क्या हो जाएगा, एफ एस हो जाएगा। इसीलिए कभी कभी वर्क को हम लोग, आप लोग बुक में देखेंगे कि वर्क बराबर एफ एस होता है, क्योंकि वो 0 लेके चलता है। जब इंक्लाइन में जा रहा है, इस प्रकार मूव कर रहा है, तो वो 0 डिग्री होता है एंगल। दैट्स व्हाई ये एफ एस कॉस थीटा भी कभी कभी लिखा जाता है, ठीक ना। और वर्क 0 कब होता है, तो देखिए, तो इस केस में बोलेंगे, एक क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरा, मान लीजिए जब थीटा का मान आपको 0 डिग्री रखा जाए तो वर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा, या दोनों होगा। ये क्वेश्चन हम रखते हैं, ठीक है ना। देखिए तो क्या बोलेंगे, जब 0 डिग्री रखेंगे तो ये तो मैक्सिमम, यानी ये मैक्सिमम दे रहा है। जब इसका मान 0 रख रहे तो ये मैक्सिमम दे रहा है। और मिनिमम कब दे रहा है, मिनिमम 90 डिग्री। जब थीटा का मान हम लोग 90 डिग्री रखते हैं तो वो मिनिमम दे रहा है। यानी कि जब हम थीटा का मान 0 डिग्री रखते हैं तो ये हमें मैक्सिमम वर्क देता है, मैक्सिमम कार्य देता है। और जब हम थीटा का मान 90 डिग्री रखते हैं तो ये मिनिमम कार्य देता है। यहां तक क्लियर, चलिए ये थीटा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना। अब हम लोग समझते हैं कि किस किस कंडीशन में, कुछ एग्जांपल्स समझते हैं, कुछ एग्जांपल्स। अब कुछ एग्जांपल समझते हैं, ठीक है ना। एक नंबर एग्जांपल हम देखते हैं, वृत्तीय पथ। देखिए कोई भी वृत्तीय पथ है, वृत्तीय, ठीक है ना, यानी सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में सोचिए कि सर्कुलर पाथ में कोई चीज मूव कर रहा है, तो उस केस में वर्क हमेशा 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए जैसे देखिए यहाँ पे ये त्रिज्या है और ये जो है स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा ये त्रिज्या है। आप नोट में मैंने अपना क्लासेस में दिया हुआ है, ये त्रिज्या, तो इसके बीच जो कोण बन रहा है 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। या फिर वृत्त पथ पे कोई अगर घूम के इसी पॉइंट पे आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। उस केस में भी ये वर्क पूरा 0 हो जाएगा। लेकिन इतना याद करके रख लीजिए कि वृत्त पथ पे कभी भी हमेशा ये शून्य होता है, वर्क हमेशा शून्य होता है, ठीक है, याद हो गया एक नंबर। दूसरी नंबर, कोई फ्लैट है, ये देखिए 3 नंबर पर एग्जांपल देखिए, ये एक फ्लैट बनाया हमने, ये एक बिल्डिंग है, मान लीजिए बिल्डिंग है। एक कैंडिडेट है, ये ऊपर चढ़ा फिर ये नीचे आ गया यहीं पे, तो बोले भैया कार्य कितना होगा। भैया जब ये ऊपर चढ़ा फिर नीचे आया, उसी पॉइंट में मैंने अभी कहा बताया कि जब एक पॉइंट से, यानी कि अगर कोई डिस्टेंस मूव कर रहा है इसी पॉइंट में, तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में 0 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर चढ़ा फिर नीचे आ गया, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया।
तो मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा ये जीरो हो गया, जिस वजह से ये पूरा वर्क डन जीरो हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर वही आपसे कहता कि ये ऊपर चढ़ के अब वर्क निकालो तो निकल जाता, बात समझे ना। चलो ये चीज क्लियर हो गया। तो यहां हम लोग ने ये बेसिक जो है क्लियर कर दिया। अभी आपको मैं एक और चीज जो है क्लियर कर देता हूं। ये सब कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछता है तब आपको फंस जाते हैं। एक मान लीजिए एक 100 किलो का 100 केजी का कोई बोझ है, मैं अपने माथा में ऐसा रख के खड़ा रहता हूं, ठीक है ना, खड़ा रहता हूं, एक बोझ ले लिया खड़ा रहा, चलिए ये बोझ है 100 किलो का, माथा में लेके खड़ा हूं, 100 साल तक खड़ा रहा, तो बताइए मेरा कार्य क्या होगा। कार्य क्या होगा भैया, कार्य तो शून्य होगा, क्योंकि हमने चला ही नहीं है, कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हुआ तो पूरा कार्य तो जीरो हो गया, बात समझे ना। चलो यहां तक क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर हो गया। अब मान लीजिए ये मेरा बोर्ड है, ये मेरा दीवार है, इसको हम धक्का मार रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, पूरा एकदम कोशिश कर रहे हैं धक्का मारने का, देखिए पूरा एकदम दबा रहे हैं, लेकिन ये जा नहीं रहा भैया। तो बोलिए कार्य क्या होगा। हम जो अपना एफर्ट इस पे लगाए इतना, तो मेरा तो कुछ कार्य हो रहा है, लेकिन कितना कार्य हो रहा है आप बताइए अमाउंट। तो भैया हम बोर्ड को यहाँ पे ढकेल रहे हैं तो ये जा ही नहीं रहा है, वहीं का वहीं रखा हुआ है, यानी कोई डिस्प्लेसमेंट हो भी नहीं किया है, जिस वजह से क्या है ये हमेशा जीरो हो गया, बात समझे। तो इस कंडीशंस को हम लोग अप्लाई किए हैं। अब एक सीढ़ी वाला आता है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को भी मिलेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव तब आपको आएगा। ये सीढ़ी वाला कंडीशन को पूछ लेता है, ठीक है ना। तो देखो भैया ये सीढ़ी है, मान लो ये कैंडिडेट है, ये इस सीढ़ी से यहाँ चढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ चढ़ा, फिर इससे यहाँ चढ़ा, तो बोलो इसके द्वारा कार्य किया गया कितना है। मतलब ये कैंडिडेट यहाँ चढ़ा, फिर यहाँ चढ़ा, फिर यहाँ चढ़ा, इसके द्वारा कार्य किया गया कितना हुआ ये जानना था। तो देखिए इस केस में आप अगर निकालने जाओगे ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला कहां लागू हो रहा था, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ना कि क्षैतिज लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पर। सीढ़ी कहां ऊपर चल रहा है, हाइट में, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट चल रहा है। ग्रेविटी नीचे है, मतलब कोई भी वस्तु का नीचे mg होता है ना, तो ग्रेविटी नीचे खींचता है, तो वो ऊपर जा रहा है, उसके विरुद्ध जा रहा है। तो उस केस में क्या होगा, जब हाइट दिया हुआ तो इस बिल्डिंग का मान लेते हैं, इस सीढ़ी का हाइट मान लेते हैं h है, और इस वक्त इनका जो है मास है या फिर कुछ बोझा लेके वो चल रहा है सीढ़ी में, तो 100 किलो है, तो कुछ मास होगा और ग्रेविटी के अगेंस्ट होगा तो ग्रेविटी होगा। तो उस केस में वर्क एक और हो जाता है, जिसको आप लोग याद कर लीजिए mgh, है ना। जब आप लोग एनर्जी पढ़ोगे तब आप लोग ये सब समझोगे, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एनर्जी तो भी एक वर्क का ही पार्ट है ना भाई। एनर्जी का भी जूल होता है और कार्य का भी जूल होता है, तो फर्क क्या है, मतलब एनर्जी इज ट्रांसफर टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो एनर्जी में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन देखिए जब भी केस आएगा, जब कोई बिल्डिंग कोई सीढ़ी में चढ़ने के लिए बोलता है, तब बोलेगा कार्य कितना हुआ निकालिए, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। और जब हॉरिजॉन्टल लाइन पे और बाकी जितने भी केस आप देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में काम हो रहा है, किसी को उठा के लेके चल रहा है, किसी को ये कर रहा है जमीन के स्तर पर, तब हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन ये फॉर्मूला बहुत लोग लगाते नहीं है, जिस वजह से वो फंस जाते हैं। ये सीढ़ी वाला क्वेश्चन में आता है। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं कि एक कैंडिडेट ने 800 सीढ़ी चढ़ा, 800 सीढ़ी है ना, 800 सीढ़ी चढ़ी, 800 सीढ़ी चढ़ी, और प्रत्येक सीढ़ी का जो है 10 मीटर का एक सीढ़ी था, ये ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और इतना सीढ़ी था। तो और व्यक्ति था 100 किलो का वजन चढ़ा रहा था ऊपर, ये व्यक्ति है 100 किलो का वजन चढ़ा रहा है इस जगह पर 100 किलो का वजन, और प्रत्येक सीढ़ी की जो मतलब दूर है, टोटल सीढ़ी की संख्या है वो 800 है, और यहाँ पे 10 एक सीढ़ी का 10 है। तो भैया हम देखिए तब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आईबे नहीं करेगा, तब हम कौन फॉर्मूला, क्योंकि आपको फोर्स पता ही नहीं है, आपको फोर्स पता ही नहीं तब कैसे लगाओगे, है ना। तो देखो क्या होता है, अब देखो इसी का बात देखो, है ना, देखो क्या होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो 800 था सीरीज, mgh करेंगे, तो इनका मास 100 किलो हम माने थे, तो ये 100 किलो, और ये तो खानदानी होता है हमारा 9.8, लेकिन फिर भी हम लोग अप्रोक्स में 10 लेके चलते हैं। तो चलो ये दोस्त था, ये h कितना दिया, देखो यही ऊंचाई वो चढ़ेगा, तो ऊंचाई इसका कितना होगा, टोटल 800 सीढ़ी, और एक सीढ़ी का इतना, तो इससे गुना होगा टोटल निकल जाएगा, यानी 800 गुना 10। तो इस प्रकार करके हम अपना वर्क डन निकाल लिए, है ना। इस केस में देखिए और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करा देते हैं, ताकि चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, ये फॉर्मूला कहां से आ रहा है कहां से नहीं, और आपका क्लियर हो जाएगा। मैं अभी और क्लियर कर देता हूं, ठीक है ना, अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो और क्लियर कर दूंगा। देखिए हम लोग क्या कह रहे हैं, मान लीजिए मैक्सिमम फोर्स दे रहा है, तो चलिए हम लोग वर्क बराबर एफएस भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने बोला कि जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो वो एफएस हो जाएगा। तो देखिए एफ का होता क्या है, एफ का क्या होता है, एम में एस हो जाता है। अगर एस ऊंचाई में कन्वर्ट हो गया, ये तो डिस्प्लेसमेंट चल रहा है तब हो रहा है, लेकिन ये अगर ऊंचाई में कन्वर्ट हो तो इसको एच लिख सकते हैं, इसको एच, और ए को हम ऊपर जा रहे तो जी लिख सकते हैं, तो एम जी एच। देखिए इस केस में भी लिखे है ना,
यही फॉर्मूला है, थोड़ा मॉडिफाई करके हम लिख दें ये फॉर्मूला, बस और कुछ नहीं। जब सीढ़ी का केस आएगा तब आपको क्वेश्चन बनाना रहता है इस प्रकार का, ठीक है। तो ये था बेसिक्स हमारा, ये चीज हमने बेसिक पढ़ा, ये सारी चीज हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब आता है यहाँ पे मात्रक यानी यूनिट, वर्ग का यूनिट क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ तौर पे आप देखिए कि वर्ग का यूनिट क्या होता है। देखिए अब देखिए वर्ग का मान आपका 0 भी होगा, माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है, ठीक है ना, तीनों मान होता है। अगर आपसे पूछ ले कि वर्ग का कौन कौन मान पॉसिबल है, शून्य, नेगेटिव या पॉजिटिव या फिर इनमें से कोई नहीं, तो दोस्तों तीनों मान इसका हो सकता है वर्ग का, है ना, तीनों। अगर वर्ग को बोला जाए कि कौन सा राशि है, तो जबकि आपको पता है फोर्स एक क्या है, फोर्स एक सदिश राशि है, और एस क्या है, ये भी एक सदिश राशि है, डिस्प्लेसमेंट ये भी सदिश राशि है, सदिश राशि। लेकिन वर्ग जो है वो एक अदिश राशि है। यही डिफरेंस क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि आपका ये जो है वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, ये स्केलर क्वांटिटी है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से पूछ लिया जाता है। जो जो क्वेश्चन पूछेगा वो पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, बाद में आप लोग नहीं बोलिएगा। चलिए ये राशि वाला हो गया कांड खत्म। अब मात्रक का हम लोग बताते हैं, मात्रक, ठीक है ना। देखिए मात्रक क्या होता है वर्ग का, देखिए एफ एस को हम लोग क्या कहते हैं, इसका न्यूटन होता है, डायरेक्ट लिखेंगे न्यूटन, और ये मीटर क्योंकि डिस्टेंस है यानी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही हुआ ना, तो मीटर। तो ये एक वर्ग का फॉर्मूला हो गया, या फिर एक जूल हो गया आपका फॉर्मूला, ये जूल भी होता है। हम न्यूटन मीटर बोल ले या जूल भी बोल ले, इसी को अगर खोल के लिखे तो फोर्स का क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे मीटर है गुना फिर मीटर करेंगे तो घूम फिर के हम लिख सकते क्या, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतना ज्यादा फॉर्मूला, यानी तीन फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया। ये तीनों में से कोई आपसे पूछ लेगा, है ना, या तो ये या तो ये या तो ये, और कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए खाली इसी को खोल खोल के हम लोग लिखे, इसी का हम लोग क्या लिखे कि न्यूटन मीटर होता है एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम में ये भी होता है, ये भी एसआई सिस्टम में होता है। तो तीन प्रकार का हम लोग ने मात्रक पढ़ा यहाँ पे वर्ग का, जो कि एसआई सिस्टम में होता है। अगर आपसे मैं पूछूं कि भैया सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट क्या होगा, तब आप क्या बताओगे। देखो सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होता है, सीजीएस, ये तो हम लोग एसआई में पढ़े, एसआई यूनिट। अब सीजीएस, अब यूनिट एंड मेजरमेंट जो पढ़ा है हमारे वो सही है, जो नहीं पढ़ा वो कैसे जानेंगे। तो सीजीएस में हम क्या बोलते हैं, अर्ग, अर्ग सबसे छोटा है तो अर्ग बोलते हैं, सीजीएस में डायरेक्टली हम लोग अर्ग बोलते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भैया अर्ग और जूल पे रिलेशन निकालो तो क्या हो जाएगा, तो देखो एक जूल बराबर आपका होता है कितना, 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। ये आप याद कर लो, ये सारी चीजें क्वेश्चन सभी आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। एक जूल बराबर अर्ग, अगर मैं आपसे घुमा के पूछूं भैया एक अर्ग बराबर कितना जूल के बराबर होता, तब क्या बोलिएगा आप, देखिए उसको भी देख लीजिए, ये सब नोट करते जाइएगा। अगर पसंद आ रहा तो वीडियो लाइक करते जाइएगा, हो सके तो शेयर कर दीजिएगा ऐसे सेशन पाने के लिए। अब देखिए एक जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग बोला, मैं बोल रहा हूं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि एक अर्ग बराबर कितने जूल के बराबर होता है, कितने जूल के बराबर होगा, यहां पे आपको डालना कितने जूल के। तो भैया ये बड़ा है 10 पर, तो ये इधर जाएगा तो ऊपर में माइनस चल जाएगा, यानी कि 10⁻⁷ नहीं हो जाएगा जी, 10 पावर, तो यही तो हुआ, एक अर्ग बोले तो 10⁻⁷ जूल हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसा घुमा के पूछ दिया था, एक जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग, ये हम जानते हैं। तो एक अर्ग बराबर कितना, 10⁻⁷ जूल। इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। चलिए यहां तक क्लियर, ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब कुछ अगर बचा है तो मैं वो भी आपको बता देता हूं, थोड़ा बहुत अगर कुछ भी बचा है तो, है ना। और कुछ बचा है क्या, और कुछ नहीं, और कुछ तो नहीं है। थीटा वाला भी बता दिया आपको, है ना। हाँ वो सब सारा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिया जितना दूर। अब जो कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, अब क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन के माध्यम से सारा जो क्वेश्चन आपका डाउट्स में क्लियर हो जाएंगे। मैं फिलहाल एक दो न्यूमेरिकल आपको बता देता हूँ। यहाँ पे न्यूमेरिकल बुक्स कहाँ रखा, मैं न्यूमेरिकल बुक देखने, रुकिए मैं न्यूमेरिकल बुक्स थोड़ा सा न्यूमेरिकल एक दो लगा दूँ तो आप समझ जाएंगे चीजों को, है ना। एक दो न्यूमेरिकल लगा दो, न्यूमेरिकल बुक्स किधर रख दिया मैंने। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए, हम न्यूमेरिकल यहाँ पे बुक ले लिए हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल खोल देते हैं, एक दो न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, अच्छा वाला न्यूमेरिकल, ताकि समझने में आए आपको अच्छे से, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक दो न्यूमेरिकल लगा देता हूँ मैं, क्योंकि अभी तो बोर्ड में पढ़ा रहे हैं ना, कल जब पढ़ाएंगे तो आपको समझ में सब चीज़ें आ जाएंगी। किधर गया ये, चलिए आ गया।
ये रुक जाइए, हाँ चलिए आ गया है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ये सब फिगर वगैरह कुछ काम का नहीं है, काम खत्म हो गया। देख क्वेश्चन को सुनिए, हम पढ़ दे रहे हैं। यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल 36 से यानी 36 से 30 के कोण पर आरोपित किया जाता है, 30 के कोण पर, वही वाला सेम फिगर है, ये वाला मान लेते हैं हम, ये है, यही वाला सेम है, ये 36 है। और यहाँ पे जो है आप देखिए, ये एक वस्तु है। अब यहाँ से जो है एक फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, जो भी एक फोर्स लग रहा है, यहाँ से एक फोर्स लग रहा है। फोर्स कितना का था? 10 न्यूटन ना, 10 न्यूटन का बल का फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है। और ये मूव हो रहा है इधर, और वस्तु मूव होकर फिर यहीं पे आ गया, ठीक है ना। ये वस्तु का इमेजिनरी लाइन है, चलिए यहाँ इमेजिनरी लाइन है वस्तु का, इसके द्वारा यहाँ पे एस डिस्टेंस जो है, मतलब डिस्प्लेसमेंट तय किया गया इस पॉइंट पे, ठीक है ना। और ये कोण बना रहा है 30 डिग्री का, ये दिया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है ना। और विस्थापित 10 मीटर हो रहा है, तो विस्थापित यहाँ पे ये 10 मीटर हो रहा है, ये आपको देख रखा है। तो इस केस में आप कैसे निकालोगे, क्या करोगे, है ना। तो ये आपसे पूछा गया। तो अब देखिए हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, W के एफ एस कॉस थीटा, एफ का वैल्यू तो यहाँ पे 10 दे के रखा है, उसके बाद एस कितना दिया हुआ, एस तो 10 दे के रखा है, और यहाँ पे थीटा कितना, यदि कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस कितना 30 डिग्री है ना, इतना लिखेंगे, ये वर्क होगा हमारा। अब बताइए, आपसे पूछ रहे हैं कि 10 10 100 हो जाएगा, 100 गुना cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ये भी जानना पड़ेगा। देखिए मैथ आ जा रहा है, तो इसका मान होता है √3/2 होता है। तो देखिए डायरेक्ट हमारा ये किस में आएगा, जूल में हो गया डायरेक्ट, है ना। तो 100 या इसको काटेंगे तो 50 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 50√3, ये जूल, यही तो हमारा उत्तर आ गया, ठीक है ना, इतना हमारा उत्तर आ गया। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे, बस ज्यादा नहीं, 2 लाइन का क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन बता देता हूं, ठीक है ना। यदि किसी, रुको इसको मिटा देता हूं, इतना समझ गए होंगे, चलिए इतना समझ गए होंगे आप लोग, देख लीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट लगा देता हूं, ठीक है ना। आई होप आपको दिख रहा है, सुनाई भी सही से दे रहा होगा। यदि किसी वस्तु पर, क्या लिखा हुआ है ये, थोड़ा सा 5 डाइन है क्या, यदि किसी वस्तु पर 5 डाइन का बल, डाइन या फिर न्यूटन सॉरी, यदि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वो वस्तु बल की दिशा में 10 मीटर विस्थापित होता है, तो किए गए कार्य का मान क्या होगा, ठीक है ना। किए गए कार्य का मान होगा यदि किसी पर 5 न्यूटन का आरोपित बल होता है और वह वस्तु की बल की दिशा में, देखिए अब क्या है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब कोई एंगल पेंगल नहीं दिया है, आप यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा है, यही है सेम क्वेश्चन। यहाँ पे एक वस्तु है और ये वस्तु के दिशा में ही फोर्स लग रहा है, ऊपर नहीं, इंक्लाइन नहीं लग रहा है, फोर्स में ही लग रहा है। वस्तु फिर यहाँ आ गया, ठीक है ना, वस्तु फिर यहाँ आ गया, और इसके द्वारा चली गई दूरी कितना दिया हुआ है भैया, चली गई 10 मीटर ही दिया हुआ है, चलिए 10 मीटर दिया हुआ है, ये चली गई दूरी 10 मीटर दिया हुआ है, और फोर्स का मान कितना दिया हुआ, 5 न्यूटन, ये 5 न्यूटन दिया हुआ है, और बोल रहा है कि वस्तु उसी दिशा में जा रहा है, ठीक है ना। तो आप इसमें कैसे लगाएंगे, देखिए एफ एस कॉस थीटा में आप कैसे लगाएंगे, तो देखिए जिस दिशा में जा रहा है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल में ही जा रहा है, तो या तो थीटा आपका 0 डिग्री होगा या थीटा 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे 0 भी और 180 जो भी लगाएं, फिर वही आ जाएगा वैल्यू, देखिए क्योंकि कार्य का मान नेगेटिव पे हो सकता है, जैसा कि हमने बताया 180 लगाएंगे तो नेगेटिव मान निकल जाता है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव पे होता है कार्य का, लेकिन हम अब ऐसा कंडीशन दिया है तो 0 खुद ही से रखेंगे, तो इसको 0 रखेंगे तो cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो फिर एफ एस हो जाएगा, एफ एस कितना दिया, देखो 5 न्यूटन और यहाँ पे 10 न्यूटन, इस प्रकार देखिए 50 हमारा क्या हो गया, जूल आ गया आंसर, है ना। यहाँ पे थीटा का वैल्यू हमने निकाल दिया, नहीं दिया हुआ मतलब यहाँ पे बोल दिया है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में जो है हम लोग जा भी रहे हैं, ये वस्तु भी मूव कर रहा है, इसी वजह से हमने यहाँ पे थीटा 0 मान लिया, ये 180, दोनों में से कोई एक ही मान सकते हैं, क्योंकि आप देखिए आप ऐसा मान सकते हैं या फिर आप ऐसा मान सकते हैं ना, दोनों में से कोई एक ही मान सकते हैं, इसीलिए मूव हो रहा है, तो यहाँ पे 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है। आई होप आपको पता है ये वाला फिगर, है ना। चलिए तो यहाँ तक हमने ये सारे चीज कंसेप्ट क्लियर कर दिया। अब जो क्वेश्चन आएंगे आप लोग देखते रहेंगे, और जो भी क्वेश्चन आपका होगा मैं वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको भी क्लियर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।